नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे इस वीडियो में FX30 की, जो सोनी की लेटेस्ट कैमरा है, जो लॉन्च हो चुकी है पिछले महीने, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पर यानी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है और ये मुझे लगता है फरवरी तक आ जाएगा। लेकिन FX30 के बारे में बात करने से पहले मैं बात करूँगा FX3 की। और आपने थंबनेल बढ़िया से पढ़ा है और उसमें लिखा है कि क्या FX30 सभी अन्य कंपनियों की नींद उड़ाने जा रही है। इसे इस वीडियो में समझते हैं। FX3 की बात करेंगे। FX3 ज़बरदस्त सफल रही। हाँ, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा था और साइज़ के हिसाब से इसकी प्राइस ज़्यादा थी। अदरवाइज़ ये FX9 और FX6 के बराबर के टक्कर के ये कैमरा, फुल फ्रेम की कैमरा थी FX3। लेकिन जो यहाँ की मानसिकता है वो ये है कि इन्हें हर कुछ कम बजट में चाहिए और फुल फ्रेम की अभी भी अवधारणा पूरी तरह से यहाँ की इंडस्ट्री में आई नहीं है। और यही वजह है कि एरी ने भी एरी LF के बाद भी एरी 35 को लॉन्च किया और उसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही एरी 35 आए और उसे लोग बुक करना शुरू कर दें। और यही वजह है कि सोनी ने भी ये चीज़ सोचा कि क्या हम LF के साथ साथ कोई APS-C ऐसी कैमरा लॉन्च करूं जो सुपर 35 के इक्विवेलेंट हो और बढ़िया रिजल्ट दे, यानी जिस पर कि फिल्म बनाई जा सके। और इसी अवधारणा के साथ लॉन्च हुआ सोनी का FX30। चलिए सोनी FX30 के स्पेसिफिकेशंस को समझते हैं। सबसे पहला है लॉग वर्कफ्लो, यानी आप S-Log3, S-Log2 पर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी क्वालिटी, आपकी पिक्चर की क्वालिटी, आपकी वीडियो की क्वालिटी, आपकी फिल्म की क्वालिटी बेहतरीन आए। और Log3 पर रिकॉर्डिंग करने का मतलब है कि इसका जो सिनेमैटिक टोन है कलर का वो ज़बरदस्त आएगी। दूसरा है फास्ट ऑटो फोकस की, जो इस समय सोनी के सभी कैमरे में आ रही है और उससे कहीं बेहतर इसमें ऑटो फोकस दिया गया है। हाँ, हम 3 से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको आंखों से पता भी नहीं चलेगा। लगभग FX3 के बराबर की ऑटो फोकस की स्पीड है, जो स्पीडली आपके आइज़ को, चाहे एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, उसके आइज़ को फोकस करता है और ट्रैकिंग इसका ज़बरदस्त है। 35 mm इक्विवेलेंट APS-C का इसका सेंसर है। लोग 35 पर शूट करना चाहते हैं और जिस समय सेलुलाइट का ज़माना था उस समय भी 70 mm की कुछ ही फिल्में बनी, लेकिन मैक्सिमम फिल्में 35 mm की बनी। और आज भी जो रेड पर, एरी पर शूट होता है वो भले ही LF पर हो रहा हो, लार्ज फॉर्मेट पर हो रहा हो या 8K या 12K पर रिकॉर्ड होता है, लेकिन उसे लाया जाता है 35 mm के इक्विवेलेंट पर ही। और इसमें जो APS-C सेंसर लगा है वो 35 mm के इक्विवेलेंट का सेंसर है। और इसमें 35 mm के जितने भी लेंसेज हैं, प्राइम लेंसेज, चाहे वो मास्टर प्राइम लेंस हो, अल्ट्रा प्राइम लेंस हो या किसी भी तरह के लेंस जो सुपर 35 या 35 mm के कैमरे के लिए बने हैं, वो इसमें यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है 6K का ओवर सैम्पलिंग आपको 4K मूवीज़ के लिए मिल जाएंगे, यानी आपको और घनत्व, यानी और डेंस वीडियो क्वालिटी मिलेगा, जिसकी की परफॉर्मेंस पूरी तरह से एक फीचर फिल्म के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो इसके अंदर देखने को मिलेगी, जैसा कि ये दावा करते हैं। अनलिमिटेड चॉइस ऑफ लेंसेज, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कैमरे के लिए कि उसके साथ कितने तरह के लेंसेज कंपैटिबल है, यानी कितने तरह के लेंसेज अवेलेबल है मार्केट में जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सोनी के साथ इसमें E माउंट हो या FE माउंट के लेंसेज हो, हर तरह के माउंट के लेंसेज इसमें लग जाते हैं, यानी आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं कम बजट से लेके ज़्यादा बजट तक में कि आप उन लेंसेज को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही सुपर 35 mm के जितने भी लेंसेज, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप मास्टर प्राइम या अल्ट्रा प्राइम को भी आप इसे लगा सकते हैं एडाप्टर के ज़रिए। टफ एंड रगेड बॉडी, देखिए इस कैमरे का जो बॉडी है मैग्नीशियम एलॉय से बना हुआ है, जो कि आपको फील देता है एक सिनेमा कैमरे की। आप एरी देखिए, एलेक्सा देखिए या रेड कैमरे का कोई भी मॉडल देख लीजिए, आप सोनी का वेनिस देखिए, वेनिस 2 देखिए, उसकी जो बॉडीज़ होते हैं वो इसी एलॉय से बना हुआ होता है। और जो सेमी प्रोफेशनल कैमरे जितने भी छोटे आकार के हैं वो उनकी बॉडी मैक्सिमम आप देखेंगे प्लास्टिक बॉडी होती है। हाँ, कुछ हद तक हम फ्यूजी फिल्म के कैमरे को कहेंगे कि उसकी बॉडी भी इसी तरह का रगेड होता है, अच्छा होता है। लेकिन सोनी ने जो FX3 में जो बॉडी का निर्माण करके लाया ना, वो आई ओपनर था। मतलब लोगों को आँख खुल गई कि यार ये इतने छोटे बॉडी में इतना बढ़िया क्वालिटी का एलॉय का इस्तेमाल किया गया, यानी आपको टच करके आपको फील होगा कि हाँ ये मजबूत बॉडी है। यही चीज़ इसने FX30 में भी किया, यानी सेम आप बॉडी सिंपल अगर अंतर देखेंगे तो जो आपका FX3 है उसमें नीचे फुल फ्रेम लिखा रहता है, फुल फ्रेम कैमरा, इसमें नहीं लिखा रहता है। अदरवाइज हर एक बटन, हर एक जगह, हर डायमेंशन जो इसकी लंबाई चौड़ाई है ये सेम है।
16 बिट रॉ रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, देखिए ये फैसिलिटी है 16 बिट पर भी आप रॉ रिकॉर्डिंग वैसे तो 10 बिट और 12 बिट पर करते हैं, लेकिन 16 बिट की रॉ रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगा करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, भविष्य का चीज़ है, अभी लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन भविष्य में भी अगर आपको बढ़िया क्वालिटी का आपको वीडियो चाहिए, आपको उसका बिट रेट ज़्यादा चाहिए, तो 16 बिट तक के पिक्चर क्वालिटी आप इससे ले सकते हैं, अगर आप एक्सटर्नल कोई भी रिकॉर्डर जो 16 बिट की रिकॉर्डिंग करे वो लगाएं तो। डुअल कार्ड फैसिलिटी, देखिए इसमें CF एक्सप्रेस और SD कार्ड दोनों ही आप इसमें लगा सकते हैं, किसी भी ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, और 2 कार्ड स्लॉट होने की वजह से आपको बहुत सारा जगह मिल जाता है, मतलब आपको बहुत सारा कार्ड अलग से रखना नहीं पड़ेगा, और एक कार्ड के फुल होते ही कंटिन्यूसली वो दूसरे कार्ड पर जंप कर जाती है, यानी रिकॉर्डिंग दूसरे पर चालू हो जाता है। मल्टीपल थ्रेड होल्स फैसिलिटी, देखिए मल्टीपल थ्रेड होल्स में क्या होता है कि आप कैमरे के ऊपर, जो सिनेमा कैमरा होता है उसमें कई तरह के एसेसरीज अलग से लगा सकते हैं, जैसे कि आप इसमें LED मॉनिटर अलग से लगा सकते हैं, आप अलग से माइक के लिए जो XLR जैक वाली हैंडल होती है उसे लगा सकते हैं, आप कोई मैजिक आर्म्स लगा करके कोई ट्रांसमीटर लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ माउंट कर सकते हैं ईजीली। जबकि नॉर्मल जो कैमरे होते हैं वो सेमी प्रोफेशनल कैमरा जो या सिनेमा कैमरा भी वो अगर बोलते हैं, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, एक ही ऑप्शन होता है जहाँ पर आप फ्लैश गन लगाते हैं उसी जगह पर आप कोई भी एसेसरीज लगाते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल थ्रेड होल्स के वजह से आप काफ़ी अच्छे ढंग से माउंट कर सकते हैं, मजबूती से माउंट कर सकते हैं और सिनेमा कैमरा का कंप्लीट आनंद ले सकते हैं। USB कनेक्शन फैसिलिटी, देखिए इसमें USB कनेक्शन का अलग से फैसिलिटी दिया गया है, क्योंकि आजकल क्या होता है हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, हर लोग चाहते हैं कि हम अगर वेबिनार भी करें तो उसकी कैमरे की क्वालिटी अच्छा हो, जबकि वेब कैम की क्वालिटी बढ़िया नहीं होती है, वेब कैम की क्वालिटी अगर HD भी है तो वो क्वालिटी नहीं आती है। आपको ज़रूरत पड़ती है कि भाई ऐसा एक कैमरा जो मिररलेस या DSLR हो, जो कि हम किसी भी लैपटॉप से जोड़ सकें, तो इसमें USB की फैसिलिटी दिया गया है, इस वजह से इस कैमरे से आप अच्छा वेबिनार भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और कोई ऑनलाइन के रूप में किसी भी तरह का ट्रेनिंग दे सकते हैं, किसी भी तरह का लाइव वीडियोस आप कैप्चर करके दिखा सकते हैं लाइव, तो इसके लिए ये कैमरा उपयुक्त है। अब वैसे हर कैमरे में आ गया है, लेकिन सिनेमा लाइन के कैमरे में अधिकतर नहीं होता है, तो इस कैमरे में ये भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है, तो जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि FX3 से इसमें क्या अलग है, क्योंकि FX3 के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं और बहुत सारे वीडियोस में आपने ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं। तो FX3 एक बढ़िया सक्सेसफुल कैमरा रहा है जो फुल फ्रेम कैमरा था, लेकिन FX30 में क्या किया है इन्होंने, फुल फ्रेम की जगह सेंसर साइज को चेंज कर दिया है, APS-C सेंसर लगा दिया है, और यही इसका डिफरेंस है। लेकिन APS-C सेंसर लगाने के बाद भी, यानी सेंसर साइज छोटा होने के बाद भी, इसका मेगापिक्सल को बढ़ा दिया है, 26 मेगापिक्सल कर दिया है, जबकि उसमें FX3 में क्या था, वो 12.1 मेगापिक्सल का था। मेगापिक्सल का यूज़ नॉर्मली जो होता है वो स्टिल फोटोग्राफी में होता है, वीडियो के लिए नहीं है, वीडियो के लिए तो 6K 4K ही होता है, तो वो तो सेम रखा है, यानी रेजोल्यूशन में कोई कटौती नहीं किया गया है, सेम रेजोल्यूशन रखा गया है APS-C में, ये डिफरेंस है। और अब दूसरा डिफरेंस की बात करें, वो है ISO रेंज डिफरेंस। देखिए ISO रेंज में अंतर है, जो FX3 थी उसका ISO रेंज काफ़ी ज़्यादा था, उसका रेंज था 80 से लेकर के 1,02,400 तक का ISO का रेंज था, जो कि काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, और उसमें 12,500 तक तो ग्रेन्स आते ही नहीं थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका जो ISO का रेंज है वो 100 से लेकर 32,000 तक है, यानी 32,000 तक का ISO रेंज है, लेकिन ये काफ़ी होता है। और मैं एक बात बता दूं कि अगर आप सिनेमा शूट कर रहे हैं, फिल्म शूट कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो आपको 800 से ऊपर ISO पर जाना ही नहीं चाहिए। आप लाइट से खेलिए या ओपनिंग बढ़ाइए, लेंस की ओपनिंग बढ़ाइए और हाई स्पीड का लेंस यूज़ करिए, लेकिन 800 से ज़्यादा ना जाए, और बहुत ज़्यादा जाना ही पड़े तो 1600 मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ISO रेंज इसके लिए बहुत है, इनफ है। अब आते हैं LED डिस्प्ले पर। देखिए हर एक कैमरे में जो LED डिस्प्ले होता है, मेनली मिररलेस में तो आपको LED डिस्प्ले पर ही जजमेंट करना होता है, तो इसमें भी ये बाजी मार लेता है FX30। FX3 का जबकि 1.44 मिलियन डॉट्स थे LED स्क्रीन पर, जबकि इसका है 2.36 मिलियन डॉट्स। देखिए नंगी आंखों से तो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रो लोग होते हैं, तो उनको पता चल जाता है, उनको जजमेंट लेते समय पता चल जाता है कि भाई किस में शार्पनेस हमको ज़्यादा मिल रही है, तो उसमें फोकसिंग की जजमेंट अच्छा होता है, कलर का जजमेंट अच्छा होता है, तो इसमें FX30 को हम बेटर मानेंगे क्योंकि इसमें डॉट्स ज़्यादा है। नेक्स्ट है स्टिल फोटोग्राफी। स्टिल फोटोग्राफी के मामले में FX30 थोड़ा सा पीछे रह जाता है। FX3 में जहाँ पर आप कंटिन्यूस
फोटोग्राफी कर सकते हैं, स्टिल फोटो 10 FPS पर कर सकते हैं, यानी खट 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 आप जो एक होता है ना कि शटर आपने दबाया, इसमें तो FX30 में मैनुअल उस तरह का शटर नहीं है, मैकेनिकल शटर नहीं है, तो इसमें ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन ये स्टिल फोटोग्राफर के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं या किसी भी तरह का ऑडियो विजुअल काम करना चाहते हैं तो FX30 में उससे बेटर सारी चीज़ें हैं। हाँ, स्टिल फोटोग्राफी में ये मार खाएगा क्योंकि मैनुअल या मैकेनिकल कोई भी शटर नहीं है और कंटिन्यूअस शूट करने का यानी स्टिल फोटो शूट करने का कोई अरेंजमेंट इसमें नहीं है। अब अंतर में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है प्राइसिंग का अंतर, कि भाई इसका प्राइस क्या है। देखिए FX3 इसलिए थोड़ा सा नहीं चला कि कैमरा तो बेहतरीन था, लेकिन इसका प्राइस 4 लाख के आसपास में था, तो 4 लाख से कभी ज़्यादा ही हो जाता था, तो ये प्राइस देना इस छोटे बॉडी के लिए लोगों को थोड़ा भारी पड़ता था। और यही चीज़ सोनी ने सोचा समझा और APS-C में ला करके इसकी प्राइस को आधा कर दिया, आधे से भी कम, यानी 2 लाख से भी कम में ये उपलब्ध हो जाएगा। और इस तरह का कैमरा तो निश्चित तौर पर सबकी नज़रें इस पर पड़ी रहेगी कि भाई ये कैमरा आया तो मैं लूँ। और हीटिंग का भी जो मामला है तो उसके लिए अलग से इसमें फ़ैन लगाने की अरेंजमेंट है कि आप कंटिन्यूअस शूट करेंगे तो हीट नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को सोचने में आता है कि भाई इसमें अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ अगर रेट कम कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हीट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप कंटिन्यूअस इस पर शूट कर सकते हैं। और अगर अंत में मुझे आपको ये सुझाव देना पड़े कि क्या FX30 के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए, तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि FX30 को लाने का मेन मकसद सोनी का यही था कि जितने भी 2 लाख के रेंज के कैमरे के प्लेयर्स थे, जैसे ब्लैक मैजिक का कैमरा इसलिए बिकता था, 2 लाख में वो पूरा सिनेमा कैमरे का फील देता था और डेफिनेटली उसके कैमरे अच्छे होते थे। फ्यूजी फिल्म, पैनासोनिक का, ल्यूमिक्स का कई कैमरे 2 लाख के बजट के आसपास में थे और कैनन तो था ही ऑलरेडी, तो इतने सारे प्लेयर ऑलरेडी मार्केट में थे, वहाँ पर सोनी कम्पीट नहीं कर पा रहा था। सोनी के कैमरे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं भी, लेकिन पूरे सिनेमा लाइन का कैमरा जिसका कि बॉडी सिनेमा कैमरे की तरह हो और छोटा हो, कॉम्पैक्ट हो, 2 लाख के अंदर के बजट में हो, तो इसे लाना उसके लिए ज़रूरी था, मजबूरी था। और इस वजह से इसके अंदर कोई भी कमी उन्होंने मेरे हिसाब से नहीं रखी होगी। हाँ, फरवरी तक आपको रुकना चाहिए अगर आप कोई कैमरा खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि ये कैमरा निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये कुछ गेम चेंजिंग करेगा। और हाँ, इसी महीने में हमारे DOP वर्कशॉप हो रहा है जिसमें रेड एरी की कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको, जैसे कि हम बताते हैं, कराएंगे। और इस बार कुछ डिफरेंस करने जा रहे हैं, इस बार लाइटिंग कंप्लीटली हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि जो नए लाइट्स हैं उसको भी हम लोग इसके अंदर सम्मिलित कर रहे हैं। और साथ ही नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी में 7 डेज़ का कंप्लीट फिल्म मेकिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रैक्टिकल, फिल्म लिखने से लेकर के फिल्म को बनाकर डिलीवर करने तक का सारी चीज़। इसमें आप 2-2 शॉर्ट फिल्म बनाएंगे हमारे साथ रेड और एरी पर, और पूरी तरह से आउटडोर में शूटिंग करेंगे। और आउटडोर में बहुत सारे काम आपको करने हैं, लाइटिंग करने हैं, आपको मैनेज करना है, आपको प्रोडक्शन मैनेज करना है, बहुत सारा काम करने को मिलेगा। कॉल करके जानिए कि किस किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी और क्या क्या चीज़ आपको सिखाया जाएगा। एक बात मैं बता दूं कि इस तरह का वर्कशॉप वर्ल्ड वाइड सिर्फ हमारे यहाँ पर ही होता है, इस तरह का प्रैक्टिकल वर्कशॉप जिसमें रेड और एरी पर कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे 2 डेज़ का DOP वर्कशॉप हो, चाहे 7 डेज़ का कंप्लीट फिल्म मेकिंग वर्कशॉप हो। और DFM कोर्स जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है, मैं ज़रूर सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग एक सर्टिफिकेट कोर्स कहीं ना कहीं से कर लीजिए, तो DFM ही क्यों ना करें। डिजिटल फिल्म मेकिंग का इससे बड़ा और इससे बेहतर कोई कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। नमस्कार। मूवी शूट करना हो या टीवी सीरियल, वेब सीरीज शूट करना हो या एड फिल्म, प्रोफेशनल लेवल की सिनेमाटोग्राफी और फिल्म मेकिंग अब चुटकियों का काम, यानी बहुत ही आसान हो गया है। प्रोफेशनल लाइटिंग अब चुटकियों में। रेड और एरी एलेक्सा जैसे प्रोफेशनल सिने कैमरे पर अब आप भी शूटिंग कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में आई लाइन मैचिंग करना भी अब चुटकियों का काम है। क्यों राहुल? अरे बिल्कुल, इतने से फ्रेम के लिए इतनी सारी लाइटिंग, पर इसे समझना। फिल्म डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एड फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन हाउस मैनेजमेंट, एक्टिंग, मूवी एंड वीडियो मेकिंग की फुल प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फ्री में पाने के लिए इस नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल दें, क्योंकि डिजी फिल्मिंग से फिल्म मेकिंग सीखना अब। और एक बात, डिजी फिल्मिंग से फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग प्रेस्टीजियस IFTA सर्टिफिकेशन अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी उपलब्ध है। अभी संपर्क करें इस नंबर पर